Let's continue chapter number 2 of civics. This is the second part of the video. Today we will discuss about what makes India a फेडरल country. किन वजहों से इंडिया को फेडरल कंट्री कहा जाता है। ऑब्वियस सी बात है, कल हम पढ़ चुके हैं कि फेडरल गवर्नमेंट का मतलब है जहां पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो इंडिया में भी पावर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है और कैसे होता है वो डिस्कस करेंगे। We have earlier seen how small countries like Belgium and Sri Lanka face so many problems of managing diversity. बेल्जियम और श्रीलंका में डाइवर्सिटी की वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमने पढ़ी थी चैप्टर नंबर 1 में। What about the vast country like India with so many languages, religions and reasons? और इंडिया जैसे बड़ी कंट्री में जहाँ पे इतनी सारी लैंग्वेज, इतने सारे रिलीजन्स हैं, इतने सारे एरियाज़ हैं, तो वहाँ क्या होगा? वहाँ पे पावर शेयरिंग के अरेंजमेंट में क्या स्पेशल चीज़ है जिससे कॉन्फ्लिक्ट नहीं हो? चलिए हम कॉन्स्टिट्यूशन से स्टार्ट करते हैं। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंट नेशन आफ्टर द पेनफुल एंड द ब्लडी पार्टीशन। 1947 में इंडिया में पार्टीशन हुआ और वो बहुत पेनफुल भी था, काफ़ी लोग मारे गए थे। सून आफ्टर इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिगिन अ पार्ट ऑफ द कंट्री। पहले जो प्रिंसली स्टेट थे, प्रिंसली स्टेट मतलब जिन पे राजाओं का शासन हुआ करता था, अब वो इंडिया के पार्ट बन गए। द कॉन्स्टिट्यूशन डिक्लेयर इंडिया एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि इंडिया जो है वो यूनियन है, एक ग्रुप है स्टेट्स का। ऑल्दो इट डिड नॉट यूज़ द वर्ड फेडरेशन, लेकिन उसमें फेडरेशन वर्ड का यूज़ नहीं हुआ है। द इंडियन यूनियन इज़ बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ फेडरलिज्म। इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है या इंडियन यूनियन जो है वो फेडरलिज्म पे डिपेंड करता है, ये उससे बना हुआ है। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन होता है कि फेडरलेशन और फेडरलिज्म क्या डिफरेंट थिंग है? नहीं, दोनों सेम चीज़ें हैं। आगे इसमें बता रखा है कि फेडरलिज्म के हिसाब से इंडिया वर्क करता है। 7 जो फीचर्स होते हैं फेडरलेशन के, वो हमने अपने फर्स्ट वीडियो में डिस्कस किए थे और वो सारे के सारे हमारे इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में पाए जाते हैं। हमारे यहाँ स्टार्टिंग में जब कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम हुआ था तब 2 लेवल्स थे गवर्नमेंट के, सेंट्रल गवर्नमेंट एंड द स्टेट गवर्नमेंट। लेकिन जैसे जैसे हमारी पॉपुलेशन इंक्रीज़ हुई, हमें 3rd लेवल की या 3rd टायर की भी ज़रूरत पड़ी, जो कि हमने 1990s में इंट्रोड्यूस किया था इंडिया में, जिसे हम पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के नेम से जानते हैं। As in the federation, these different tiers enjoy separate jurisdiction। जैसा कि हमने कल डिस्कस किया था कि हर लेवल पे अलग कोर्ट होती है, सुप्रीम कोर्ट है, हाई कोर्ट है, सब डिविजनल कोर्ट है, तो यहाँ पे भी होती है। पंचायत लेवल पे भी हमने देखा है कि वहाँ पे भी गवर्नमेंट होती है जो कि सारे मैटर्स को सॉर्ट आउट करने के लिए काम करती है। द कॉन्स्टिट्यूशन clearly provided a 3-fold distribution of legislative powers between the union state। हमारे यहाँ अलग अलग फोल्ड में पावर्स को डिवाइड किया गया है, सेंट्रल, स्टेट, लोकल लेवल पे, ठीक है। और उनके लिए भी अलग अलग तरीके की लिस्ट मेंशन की गई है। ओके, एक यूनियन लिस्ट है, एक स्टेट लिस्ट है, एक कॉन्करेंट लिस्ट है। यूनियन लिस्ट जो कि सेंट्रल के लिए वर्क करती है, मतलब जो चीज़ पूरे इंडिया में एक ही होती है। हमारे पूरे इंडिया में एक ही करेंसी चलती है, तो बैंकिंग सिस्टम एक है। हम कहीं भी अपना पैसा डिपॉजिट करें, हम इंडिया के दूसरे कोने में, राजस्थान में मैंने बैंक में पैसा डिपॉजिट किया, मैं बाहर जाती हूँ यूपी, तो क्या मैं पैसा विड्रॉल नहीं कर सकती? कर सकती हूँ, क्योंकि हमारे पूरे इंडिया की बैंकिंग सिस्टम एक है, हमारी करेंसी एक है, हमारे फॉरेन अफेयर्स एक ही जैसे चलते हैं पूरे इंडिया में, हमारे यहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम भी एक जैसा चलता है। ये सारी की सारी चीज़ें एक जैसी हैं, इसलिए इन्हें हम यूनियन लिस्ट के अंदर डालते हैं। और यूनियन लिस्ट के अंदर जो भी मैटर आते हैं उन पे लॉ बनाने का जो अधिकार होता है वो सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में
होता है। उसके बाद है स्टेट लिस्ट। स्टेट लिस्ट मतलब हर स्टेट का अपना अपना एरिया है। राजस्थान सरकार राजस्थान के लिए कई ऐसे फील्ड हैं जिन पे इंडिविजुअली वर्क कर सकती है। जैसे राजस्थान पुलिस अलग होती है, हरियाणा पुलिस अलग होती है, ट्रेड भी हम अलग अलग तरीके से करते हैं, कॉमर्स है, एग्रीकल्चर है, इरिगेशन है। हर स्टेट अपने अकॉर्डिंग उस पर वर्क कर सकता है। यहाँ के चीफ मिनिस्टर उस पर खुद अपने हिसाब से टैक्सेशन को थोड़ा बढ़ाना या घटाना है वो कर सकते हैं। स्टेट गवर्नमेंट्स अलोन कैन मेक लॉ। तो इन मैटर्स पे स्टेट गवर्नमेंट जो है वो अकेले कानून बना सकती है। फिर है कॉनकरेंट लिस्ट। कॉनकरेंट लिस्ट में ऐसी चीज़ें आती हैं जिस पे हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की मर्ज़ी की ज़रूरत होती है, जिसमें एजुकेशन आता है, फॉरेस्ट आता है, मैरिज है, अडॉप्टेशन है। ठीक है, ये सारी की सारी चीज़ें हमें कॉनकरेंट लिस्ट में डालनी पड़ती हैं, क्योंकि अगर हम राजस्थान में कोई चेंज कर रहे हैं मैरिज की एज से रिलेटेड या अडॉप्टेशन से रिलेटेड, तो हमें सेंट्रल गवर्नमेंट और राजस्थान गवर्नमेंट दोनों को मिलके वर्क करना पड़ेगा। आगे है, यहाँ पे मेंशन कर रखा है कि अगर बाय चांस ऐसा कोई मैटर है कॉनकरेंट लिस्ट का जिस पे स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दोनों एग्री नहीं कर रहे हैं, तो फाइनल डिसीजन सेंट्रल गवर्नमेंट का ही माना जाएगा। तो यहाँ दिखता है हमें कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़्यादा पावरफुल है। नेक्स्ट है, व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट्स दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री ऑफ लिस्ट। मान लीजिए जो टॉपिक्स हमें यहाँ दे रखे हैं वो उन तीनों में से एक भी लिस्ट में नहीं आते हैं, तो वो टॉपिक कहाँ जाएंगे? तो उनको रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर डाला जाता है, जिसमें कि आईटी सेक्टर आता है। ठीक है, पहले जब कॉन्स्टिट्यूशन बना था तब किसी को पता थोड़ी था कि आईटी इतना इम्पॉर्टेंट हो जाएगा सेक्टर, कंप्यूटर्स हर जगह इतने ज़्यादा फैल जाएंगे कि इनके लिए एक अलग से डिपार्टमेंट बनाना पड़ेगा। आजकल ऑनलाइन हर चीज़ हम करते हैं, तो वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट बन गया है। इसलिए अब वो तीनों लिस्ट में तो है नहीं, इसलिए उन्हें रेसिडुअरी सब्जेक्ट के अंदर या लिस्ट के अंदर डाला गया है, जिस पे यूनियन गवर्नमेंट जो होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, वो ही नियम बनाती है या चेंज करती है। We noted above that most federations that are found by holding together do not get equal power to its constituent unit. हमारे यहाँ होल्डिंग टुगेदर सिस्टम चलता है। इंडिया में ये थोड़ी हर स्टेट के पास इक्वल पावर है, हर स्टेट के पास अनइक्वल पावर है। किसी के पास ज़्यादा, किसी के पास कम, कईयों के पास स्पेशल पावर्स भी थी। Thus, all states इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव आइडेंटिकल पावर्स। इसलिए हम कह सकते हैं कि हर किसी के पास एक जैसी पावर्स नहीं है। कुछ स्टेट ऐसे हैं, आपकी अब बुक का जो पब्लिकेशन है वो पुराना है, तो उसके अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स दे रखी हैं जो कि अब हट गई हैं, पर हम बुक के अकॉर्डिंग ही चलेंगे। तो जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर्स दे रखी हैं। इसका खुद का ओन कॉन्स्टिट्यूशन है। यहाँ के सीएम को एज ए पीएम ट्रीट किया जाता था पहले। ओके, तो बहुत सारे प्रोविज़न्स हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो कि एप्लीकेबल नहीं है कुछ स्टेट्स पे, जैसे कि जम्मू कश्मीर। इंडिया हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाय लैंड और हाउस हेयर। यहाँ पे जम्मू कश्मीर में अगर आप नहीं रहते, मैं राजस्थान में रहती हूँ, मैं चाहूँ जम्मू कश्मीर में प्रॉपर्टी खरीद लूँ तो मैं वहाँ नहीं खरीद सकती। ओके, क्यों? क्योंकि इसको हमने जम्मू कश्मीर को स्पेशल पावर दे रखी है कि वहीं पे रहने वाले लोग ही वहाँ पे प्रॉपर्टी को बाय कर सकते हैं। ठीक है, मैं यहाँ राजस्थान में रह रही हूँ और मैं चाहूँ कि जम्मू कश्मीर के किसी लड़के से शादी कर लूँ तो नहीं कर सकती, क्योंकि स्पेशल पावर के अकॉर्डिंग वो डिनाई किया गया है। पर आज मैं आपको दोबारा याद दिला दूँ कि ये सारे जो नियम हैं अब वो बदल चुके हैं, पर हमें अपने बुक के अकॉर्डिंग ही लिखना है, इसलिए हम बुक के अकॉर्डिंग लिखेंगे कि जम्मू कश्मीर के पास स्पेशल पावर है। सिमिलरली स्पेशल प्रोविजंस एग्जिस्ट फॉर द सम अदर स्टेट ऑफ इंडिया एज वेल। तो आसाम वाले एरिया के लिए भी स्पेशल पावर्स प्रोवाइड की गई थी। आगे है, देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच इंजॉय वेरी लिटिल पावर। कई एरियाज ऐसे हैं जहाँ पे बहुत कम पावर दे रखी है एरियाज़ को। These are areas which are too small become an independent state, but which could not be merged with any existing state.
These areas are like Chandigarh, Lakshadweep और दिल्ली. दे आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी. अब कुछ एरियाज़ ऐसे हैं जिन्हें स्टेट का दर्जा तो नहीं दिया और वो इतने बड़े भी नहीं है कि उन्हें किसी स्टेट के साथ उनको मर्ज होना भी नहीं है. एक तो वो एरिया इसके हिसाब से बड़े नहीं है, दूसरी बात वो किसी के साथ मर्ज नहीं होना चाहते, तो उन्हें यूनियन टेरिटरी में मर्ज किया गया है या यूनियन टेरिटरी के नाम से जाना जाता है. These territories do not have the power of a state. इनके पास स्टेट की पावर नहीं होती. यहाँ पे जो भी पावर होती है वो सेंट्रल के हाथ में होती है. ओके यहाँ पे जो भी नियम कानून बनेंगे वो सेंट्रल ही डिसाइड करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट. These sharing of power between the union government and the state government is basic of the structure of the constitution. हमने पढ़ा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन और स्टेट को अलग अलग पावर्स दे रखी हैं. It is not easy to make change to this power sharing arrangement. इस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट को चेंज करना ईजी नहीं है. पार्लियामेंट जो है वो इस अरेंजमेंट को चेंज नहीं कर सकती अपने आप. एनी चेंज टू बी इट हैज़ द फर्स्ट पास बाय बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट विद एटलीस्ट 2/3 मेजॉरिटी. पार्लियामेंट के दोनों हाउस, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 मेजॉरिटी चाहिए, तब जाके इसमें चेंजेस आ सकते हैं. उसके बाद इसमें लेजिस्लेचर्स जो होते हैं उनका जितने भी स्टेट्स हैं उनमें से हाफ स्टेट्स का हाँ में आंसर चाहिए. ठीक है, तो इतना लंबा प्रोसेस और इतनी बड़ी क्वांटिटी में यस मिलना बहुत मुश्किल है. और जब अच्छा खासा अरेंजमेंट चल रहा है तो कोई चेंजेस करेगा भी क्यों. द जुडिशरी प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन एंड प्रोसीड्स. In case of any dispute about the division of powers, the High Court and the Supreme Court make a decision. अब यहाँ बोल रहा है कि जुडिशरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है. कैसे? अगर बाई चांस कोई डिस्प्यूट होता है तो हमारे यहाँ किसी दो स्टेट के बीच में या दो स्टेट और सेंट्रल के बीच में, तब हमारी सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के पास डिसीज़न जाता है और वो डिसीज़न मानना भी पड़ता है स्टेट्स को. Union and the state government have the power to raise resources by levying taxes in order to carry on the government and the responsibilities assigned to each of them. यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट जो होती हैं उनके पास पावर्स भी होती हैं, ठीक है, जो अपने आप इंजॉय करती हैं वो लोग. और साथ में अब कोई भी वर्क करने के लिए पैसा चाहिए जो कि वो टैक्स के रूप में कलेक्ट करती है. किससे? पीपल से, और उसके अकॉर्डिंग वर्क भी करती है. ओके, यहाँ पे हमारा ये वाला टॉपिक फिनिश होता है. नेक्स्ट आपका एक मैप है जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल द टॉपिक्स.